उत्तराखंड में लगभग पिछले एक हफ्ते से मलिन बस्तियों के मामले ने एक अजब तूल पकड़ा है। इसके पीछे की वजह देहरादून नगर निगम, एमडीडीए और मसूरी नगर पालिका मलिन बस्तियों को तकरीबन 500 से ज्यादा ध्वस्तीकरण के नोटिस थमाए। देहरादून की मलिन बस्तियों में 504 कार्रवाई के नोटिस भेजने को लेकर सियासत शुरू हुई। अब इस सियासत के भीतर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े इतिहास के पन्नों को खंगालें तो पता चलता है कि 2016 जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसमें भी एक अजब की सियासत है। मसला सीधे तौर पर शुद्ध वोट बैंक की सियासत से जुड़ा है, इसलिए 2016 का जिक्र यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही मलिन बस्तियों के हक देना शुरू किया गया, उसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई, यानी 2017 बीजेपी की सरकार आई और विपक्ष ये कह रहा है तब से मामला ठंडे बस्ते में है। साल 2019 में सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश लेकर सरकार आई, इसे एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, लेकिन मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं। एक बार फिर से मलिन बस्तियों के लोग डरे सहमे हैं और बीजेपी के विधायक, नेता, मेयर सब टेंशन में हैं। टेंशन इस बात की कि भाई अगर एक्शन हुआ तो फिर वो वोट बैंक का क्या होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शहरी क्षेत्र में बसी इन मलिन बस्तियों के वोट पाने के लिए राजनीतिक दलों में अब आपाधापी शुरू हो चुकी है। सब इनका हिमायती बनने में जुटे हैं, जबकि सरकार के लिए चिंता ये होनी चाहिए कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए राज्य सरकार ने जो मलिन बस्तियों को बचाने का अध्यादेश लाया था, वो अक्टूबर महीने में खत्म हो रहा है। जी हाँ, एक तरफ निकाय चुनाव और दूसरी तरफ सरकार का वो आदेश। सरकार का प्रशासन अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बस्तियों के नियमितीकरण का चिन्ह एक बार फिर से बाहर आ गया है। प्रदेश में 2011 में हुए सर्वे के हिसाब से 582 मलिन बस्तियां चिन्हित की गई थी, जिसमें लाखों लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं बस्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार का जो अध्यादेश काम कर रहा था, उसकी समय सीमा इसी अक्टूबर महीने में खत्म हो रही है। इसलिए एक बार फिर से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा उठने लगा है। आपको बता दें कि राज्य में जुलाई 2010 से मई 2011 के बीच सर्वे हुआ था, जिसमें 582 मलिन बस्तियां चिन्हित की गई थी। सर्वे रिपोर्ट में 582 मलिन बस्तियों में से करीब 3.5% मलिन बस्तियां खतरनाक जोन में बसी हुई थी, 43% बस्तियां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसी हुई थी और 82% बस्तियां गैर सूचित क्षेत्र में बसी हुई थी। इन बस्तियों में 55% लोग पक्के मकान में रहते थे, 29% लोग आधे कच्चे मकान में रह रहे थे और 16% लोग पूर्णतः कच्चे मकान में रह रहे थे। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग समय पर राज्य के भीतर उठती रही है और राजनीतिक दलों के नेता इस पर अपनी रोटियां सेकते रहे हैं। साल 2016 में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए तत्कालीन विधायक राजकुमार के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी किया था, जिस समिति की सिफारिश पर 10 मलिन बस्तियों को नियमित किया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उस दिशा में कभी सरकार आगे नहीं बढ़ी। अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी के विधायकों को टेंशन हो रही है। खजान दास ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग उठा दी है। देखिए, जब भी चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी मलिन बस्तियों को लेकर ही मुद्दा बनाती है।
पिछले चुनाव से पहले, नगर निगम चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोग अगर नगर निगम में जीते या नगर निगम में मेयर हमारा बना या नगर निगम में बोर्ड हमारा बना तो हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ करेंगे। लेकिन पूरे 5 साल क्या 6 साल हो गए, आज तक कोई काम नहीं हुआ मलिन बस्तियों में। देखिए, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए हम चिंतित हैं और पहले भी हमने कहा है और 2018 से लेकर के 24 साल बीत गए और 6 साल के अंतराल में कोई रास्ता नहीं निकाल पाए और इसके लिए बड़ा अफसोस होता है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी अध्यादेश को फिर पुनः बढ़ाया जाए और इसका समाधान ढूंढना चाहिए। जब आज हम घर देने के लिए प्रत्येक गरीब आदमी को घर देने की बात करते हैं तो जो घर बने हुए हैं उन्हें उजाड़े क्यों? नियमितीकरण के लिए इसमें विलंब हुआ है, इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन अभी विधायक जी ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है और नगर निगम बोर्ड बैठक में भी, लास्ट बोर्ड बैठक में हमने सभी जितने जो मलिन बस्ती वाले हमारे वहाँ नागरिक रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, उन सब के लिए हमने हाउस टैक्स की व्यवस्था करी थी कि जो वर्षों से। तो ये गजब की सियासत है। सीधा रुक करेंगे मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बन रहे हैं बीजेपी के युवा चेहरे नवीन परसियाली जी हमारे साथ हैं, शीशपाल बिष्ट कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं और उत्तराखंड की सियासत के नजरिए से बहुत लंबे अरसे से हम भी इनको देखते देखते बूढ़े हो गए। जय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत लंबे अरसे से हर बारीकी को, उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए हैं। सबसे पहले नवीन जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत, ये मलिन बस्ती के लोगों को धोखा क्यों दिया आपने? चावला जी बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि जब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आ गए थे कि बस्तियां हटाई जाए, अवैध बस्तियां शहरों में नहीं रहनी चाहिए, तो हमारी सरकार ने उन बस्तियों को बचाने के लिए 2017 के विजन डॉक्यूमेंट जो बच्ची सिंह रावत जी ने तैयार किया था उसमें मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का वादा किया गया था कि नहीं? देखो, नियमितीकरण के उद्देश्य से ही सरकार ने इनको बचाया 6 साल है। बीत गए, आपने नियमितीकरण और किया। अब चावला साहब सवाल रैपिड फायर होता तो मैं शायद एक एक शब्द में देता, लेकिन थोड़ा सा अभी शुरुआत हो रही तो अगर मैं 1 मिनट बोल लूं तो शायद मेरा आगे की भूमिका बन जाएगी। सर ये सवाल इसलिए ना मुझे भी लगभग 15-16 साल हो गए यही सवाल दोहराते तो एकदम जुबान पे आ ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अनुभवी और बहुत पुराने एंकर हैं और सब उत्तराखंड की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी उत्तर दे दीजिए सरकार की तो फिर राजकुमार जी को फोन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि नियमितीकरण के उद्देश्य से ही हमारी सरकार अध्यादेश लाई थी और इस बच्चों को बचाने के लिए और इसके प्लान को तैयार करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं नियमितीकरण में कि कैसे इसको करें, जगह कहां पर बनाएं, कैसे जगह बनाएं, क्योंकि नदी नालों के किनारे पर ये बस्तियां बची हैं। बसी नहीं है, बसाई गई हैं। हाँ, ये तो कांग्रेस से बसाई गई, वो तो सही कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी के नेता भी कम नहीं थे सर। नाम ले लूं? नहीं, अगर आपके पास कोई पुख्ता जानकारी हो तो ले सकते, कोई बात नहीं। नाम ले ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी मालूम है। आपके पास आप स्वतंत्रता है, पत्रकार वैसे भी जनता के प्रवक्ता होते हैं, हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप हमारे से बड़े प्रवक्ता हैं। बोलिएगा उस वक्त विनोद मोदी मेयर थे या नहीं थे, उस समय खजानदास जी की क्या भूमिका थी, उमेश शर्मा काऊ जी कहां थे, क्यों बुलवा रहे हो सर? मुझसे सबको मालूम है, छोड़िए उस बात को। विषय बस इतना है कि नियमितीकरण कहां पर क्यों रुक रहा है, बताइए ना। चलो साहब, कौन कहां था उस वक्त की बात है, आज कौन कहां पर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हितों को बचाने में हमेशा आगे आती है और सरकार इस पर काम करेगी और बहुत जल्दी करेगी। ठीक, बहुत जल्दी करेगी। 6 साल गुजर गए, कब करेगी ये नहीं मालूम। शीशपाल जी वो कह रहे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, करना हम नहीं है, जो हम कर देंगे, कोई नहीं गिरा रहा उनको। तिलक जी, ये मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए कितने गंभीर हैं ये तो मलिन बस्ती वासियों से पूछिए, जिन्होंने इनका बुलडोजर झेला है, जिनके घरों पर इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं। और इनको याद होगा कि अभी पिछली कार्रवाई में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। तो ये तो तब भी नहीं पसीजे और लगातार एमडीडी और नगर निगम मलिन बस्तियों पे कार्रवाई करता रहा और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इसमें क्लियर है। हम पहले से कहते रहे कि 2016 में हमने नियमितीकरण की कार्रवाई शुरू की थी, इस पर कानून भी बनाया था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार ने उसको पलट दिया और ये अध्यादेश सेल के तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कोई सटीक नीति नहीं बना रहे। हमने तो 3 सूत्रीय फार्मूला सुझाया था कि जहां पर बस्तियां सुरक्षित जोन में है उनको नियमित किया जाए,
जो खतरे शिषपाल की जी, जद में है, जब आप इन्हें बसा रहे थे तब नहीं वहाँ सोचा था आपने? प्रोटेक्शन के काम किए जाए। शिषपाल जी, जब आप इन्हें जी। बसा रहे थे तब नहीं सोचा था आपने? देखिए तिलक जी, ये सब बेघर लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं तो बचेंगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी भाजपा की तरह झूठे वादे नहीं करती। हम तो कहते हैं कि आपने बसाया कि नहीं बसाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं। घर है, बसाया ना आपने? घर देखिए, छत हर बेघर का हक है। मोदी जी भी कहते रहे हैं कि 2022 सर, नदी नालों पर जाकर बसा दोगे, ये हक थोड़ी ना है कि आप नदी नालों पर बसा दोगे किसी को भी, और वहां पे कहोगे कि आपको जो है सीवर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली के मीटर सब कुछ लगेगा। तिलक जी, आप नदी नालों पर बसाओगे तो उनकी जिंदगी भी तो दांव पे लगाओगे सर। खतरे की जद में है, जो बिल्कुल नदी में बसे उनका पुनर्वास होना चाहिए। हम हमेशा कहते रहे। ठीक, सरकार नवीन जी क्यों जल्दी से नहीं जवाब दीजिए, फिर उसके बाद जयसर के होगा? पास जा रहा हूँ। मैं बोला चावला साहब, ये ढूंढ के लोग लाए कि आइए उत्तराखंड में जगह है और यहाँ पर बच्चे नदी नालों के किनारे, और आज बोल रहे हैं कि उनका नियमितीकरण समय पर नहीं हो रहा है और उनको विस्थापित किया जाए, उनके लिए सारी व्यवस्था की जाए। लेकिन जब आप ढूंढ के ला रहे थे अपने वोट बैंक के चक्कर में विश्व जी, उस वक्त क्या रहा था? उस वक्त थोड़ा सोचा होता, उत्तराखंड के हित में सोचा होता। लेकिन आपका तो उत्तराखंड पे कोई सरोकार ही नहीं रहा है। कांग्रेस का इस उत्तराखंड के विकास में, इस उत्तराखंड के बनने में और इस उत्तराखंड के भविष्य में, ना भूत में ना भविष्य में किसी में कोई रोल कांग्रेस का नहीं रहा। अगर रहा तो केवल अपना वोट बैंक तुष्टिकरण का रहा, और जिसकी परिणति आज ये है कि उत्तराखंड में जगह जगह अवैध बस्तियां पूरी तरह से बसी हुई हैं। नवीन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा बेघर वही बात मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ही है हमेशा जो लेके आई है, खड़ी रही है। और अगर आप बोलिए बेघर के साथ खड़ा होना गैर कानूनी है, तो हम ऐसा दो चीजें हैं। एक तो बेघर होता है कि अगर हमारे राज्य के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, उनके पास संसाधन नहीं है, उन संसाधनों को विकास करना। दूसरा एक पकड़ के लाना, पकड़ के लाना कि हमारा वोट बैंक के हक का आइए, आप आइए। बंदर बांट जमीन भी आपने की है उत्तराखंड में कांग्रेस ने, उत्तराखंड की जनता ने तो सजा दी आपको। एक मिनट नवीन जी, शिषपाल जी, एक मिनट सर, एक मिनट। या सर, मुझे एक बात नहीं समझ में आई। चिंतित कांग्रेसी भी है, टेंशन में भाजपाई भी है, तो फिर रोक कौन रहा है? कौन रोक रहा है सर इनको? और ये घड़ियाली आंसू है या वाकई में मसला वोट बैंक की है? तिलक, ये जो मलिन बस्तियों के समस्या है ना, ये आम जो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान जी, मूलभूत समस्या है एक आदमी की या आम हिंदुस्तानी की। वो ये है, रोटी आदमी कमाई लेता है, मजदूरी करके कैसे करके, कपड़ा भी ढक लेगा, फिर ढकने के लिए कहाँ से आएगा गरीब के लिए? और आप ये समझिए कि उत्तराखंड में 17.52% शहरी आबादी और 11.551 जो है ग्रामीण आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है। मतलब इतने लोग घरे में दावे सरकारें कितनी भी करती हैं। ये लोग जो नदी नालों के किनारे जो आके बसते हैं, वो इसलिए बसते हैं कि उनके पास मकान बनाने के लिए पैसा होता नहीं है। इसलिए ये मानवीय सत्य, लॉ एंड ऑर्डर की है। आप कहीं सरकारी जमीन पर या किसी की जमीन पर आप कब्जा कर रहे हैं और वहां घर बना रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, काबिज हो रहे हैं, ये तो गैर कानूनी तो है, लेकिन ये मानवीय संवेदना भी है। बिल्कुल। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। अदालत कहती है कि जैसे सरकारें क्या करती हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, जो पैसे देते हैं, उनको क्या करते हैं, उनका फ्री होल्ड कर लेते हैं। सरकारी जमीन होती है ना, सरकारी वो होता है, तो कहते हैं यार इसका फ्री होल्ड करना, मतलब जो उनका इलीगल ऑक्यूपेशन है उसका, उसे को तो रेगुलराइज कर देते हैं। अब जब ये है, कई बार चला है, पिछली बार हाईकोर्ट के उसकी वजह से देहरादून में चला, बहुत चला, उसके एक आध IAS का मकान का दरवाजा, वो गेट भी था, वो तक आया। लेकिन मलिन बस्तियां जो होती हैं, कौन बसाता है? नेता बसाता है। उनकी मजबूरी होती है, ये लोग कहाँ जाएंगे अगर नेता की बात नहीं मानेंगे, जिसने बसाया उसको वोट नहीं डालेंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, निकाल देंगे। तो वो उस वजह से ये जो मलिन बस्तियां होती हैं, अक्सर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, नहीं आप जो बताते हैं कि वोट बैंक का, वोटों की खेती के तौर पर इनको बसाया जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बात को नवीन जी जो है दरकिनार कर रहे थे, वो राजनीति में वो तो वाजिब सी बात है, पार्टी के प्रवक्ता इस बात को नकारेंगे। लेकिन अभी जो है
स्थिति जो दिखाई दे रही है, नगर निकाय का चुनाव भी है और ऊपर से ये नोटिस भी है, तो सरकार के लिए भी तो दो-धारी तलवार है मसला, कि नहीं? ये अभी की नहीं है तिलक, कि पहले पिछली बार जब इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला था 2 साल के लिए, भाई तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो फ्री वोट जो शहर के अंदर हो या नदियों के किनारे हो उसे हटाइए। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें हटाएंगे तो मैंने कहा ना, ये वोटों की खेती है, ये बोई गई है, नियोजित ढंग से बोई गई है, और इससे जो नेता होते हैं, जो इनके वोटों के जो सरमाएदार हैं, वो तो अजय होते हैं, उनको नहीं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई 2016 में हरीश रावत जी ने किया तो फिर उस वक्त पक्का कर देते ना, मांगा पक्का कर देते हैं, लेकिन अब इतने रेगुलर आप करेंगे, ये तो कितने लगभग लाखों परिवार हैं। तो 2000 जब हरीश रावत जी के जमाने में वो सर्वे हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस समय ये था कि 500 करीब स्टेट में बस्तियां थी तब, अब न जाने कितनी हो गई हैं। बिल्कुल। और उनमें जो है लगभग 8 लाख करीब 8 लाख के आसपास परिवार थे जी, ये बस्ती वो पॉपुलेशन थी उस समय। उसके बाद ये बढ़ते गए क्योंकि नहीं, अब तो आंकड़ा कुछ और आगे बढ़ गया होगा। उस समय सर्वे में 282 था, काफी आगे बढ़ गया, तो काफी आगे बढ़ गया। शीशपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? फिर उसके बाद नवीन जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए तिलक जी, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के प्रति भाजपा की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हम इनसे बार बार कह रहे हैं कि हरीश रावत जी जो कानून 2016 में लेके आए थे, उससे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और सारी समस्या का समाधान उसी में है। हमने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए ठोस कदम भी उठाए थे, जो खतरे की जद में थे उनके पुनर्वास के लिए भी नीति बनाई थी, और मलिन बस्तियों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड भी हरीश रावत जी की सरकार में बना था। तो आप उससे आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते? सारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और नवीन जी बात तो सही कह रहे हैं शेषपाल जी, कह रहे हमने तो छप्पर फाड़ के जो करना था किया, जनता ने वोट नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन हमने तो वोट बैंक के लिए सब कुछ किया। मैं वही तो बोल रहा हूँ चावला साहब, देखिए अभी रावत जी बोल रहे थे कि मानवीय तौर पर, और वास्तव मानवीय तौर पर सरकारें उन गरीब जनता के लिए काम करती है। आप देखिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो माननीय मोदी जी ने इसलिए जो पीएम आवास की बात की, और आज करोड़ों मकान जो बन रहे हैं उसी मानवीय दृष्टि से बन रहे हैं और उनको सहायता हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सर यहाँ भी फिर वैकल्पिक व्यवस्था कर दो ना। व्यवस्था तो बनाएगी सरकार, व्यवस्था सरकार बनाएगी। और जहां तो पर अब समाधान क्या है सर? आप कह रहे हो कि भैया हम करना चाहते हैं, शीशपाल जी कह रहे हैं हमने कर दिया था, तो फिर ये बार बार ये मुद्दा झूल क्यों रहा है? देखिए कर दिया होता तो चावला साहब आज ये बहस ही नहीं होती है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने केवल इधर उधर से लोग पकड़ के पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर यहाँ बसाने का काम किया, और आज स्थिति उस लैंड जिहाद, फिर वही वाली बात करोगे आप? नहीं, आपने फिर होने क्यों दिया? और फिर उस वक्त क्या मेयर विनोद चमोली नहीं थे क्या? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो ये शब्द ही नहीं निकाला जो शब्द आप बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पकड़ सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे पकड़ पकड़ के उन्होंने फंसाया, तो उस वक्त तो नगर निगम का जिम्मा तो विनोद चमोली जी के पास था। अब उसको ये सरकारें जब मुखिया किसी राज्य का मुखिया अगर कोई स्टेप लेता है तो उसमें सर आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि बाहर से लाए हुए लोग हैं, इनको बसा दिया आपने। एक छोटे से शहर का, और अगर बाहर के लोग अभी बस गए हैं तो फिर अब आप कह रहे फिर हम बसाएंगे भी इनको। लड़ाई 2016 तक की है, और 2016 के बाद मतलब 2016 के बाद उत्तराखंड बना है। आप तो सर कंगना राहत वाली बात कर रहे हो। साहब मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि 2016 से पहले ही सारी बीमारी है, और 2016 के बाद जो था उसको अभी सरकार ने चिन्हित करके उनको तोड़ने का भी प्रयास किया। जो अवैध नदी नालों में बसे हुए थे 2016 के बाद ही सारी बीमारियां आई। 2016 से पहले की बीमारी है, इलाज तो उसके बाद हो रहा 2018 के बाद। अच्छा, तो फिर मतलब खंडूरी जी और निशंक जी ने कुछ किया ही नहीं, आप ये समझा रहे हो? मैं तो अभी बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस के प्रवक्ता बना दी करके, ये सारी जड़ जो है इसकी जननी जो है कांग्रेस है, लेकिन समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सर राजधानी का मसला, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का मसला, ये सब कुछ तो कांग्रेसियों ने किया सर, आपने तो कुछ किया ही नहीं उसमें। फिर देखिए उत्तराखंड जो मसला है जल्दी से जवाब दीजिए, आरक्षण का मामला भारतीय जनता पार्टी समाधान ढूंढना होगा ना। महिलाओं को आरक्षण देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
तो देखिए निवास की बात भारतीय जनता पार्टी सबसे स्वीकार नहीं करना चाहती। ये एक बात बताए ना, जनता पार्टी की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति है, ये इनको उजाड़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक राजनीतिक आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, तारीख दे रहे हैं जनता पार्टी उनके सिद्धांत और राजनीतिक आदर्शों के ऊपर है। तो और आप जनता के लिए समाधान निकालते हैं। अब कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस केवल वोट बैंक करने की मांग जो है वो दरवाजे से कर रहे हैं। तो खुल के बोलिए क्या नियमितीकरण करना चाहते हैं? हम जो है हम कर रहे हैं, हम करके रहेंगे, हम कर पाएंगे। अगर आप गरीब के छत नहीं देखना चाहते तो उजाड़िए। आपको हमारे लोग नहीं है, लेकिन ये भी आप मुझे आपने कहा इन्होंने धोखा किया। एक मिनट आपने कहा इन्होंने धोखा किया। अगर इन्होंने धोखा किया और ये वोट बैंक का मसला है तो फिर जनता ने इन्हें क्यों वोट किया? मतलब मलिन बस्ती के लोगों ने, और नहीं किया होता तो फिर खजानदास विधायक भी नहीं बनते। नहीं तिलक जी, देखिए मलिन बस्ती के लोगों ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। ये लगातार मलिन बस्तियों में भय का वातावरण बना के रखते हैं कि अगर भाजपा को वोट नहीं करोगे तो आपको उजाड़ दिया जाएगा, दी जाएगी। और जयसिंह रावत जी, ये थ्योरी समझ में आई बनाने के लिए जो शीशपाल जी कह रहे ये डर दिखाकर वोट लेते हैं, कह रहे डर दिखाएंगे तो वोट लेंगे। अब नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, डर दिखा रहे हैं इसलिए वोट मिलेगा बीजेपी को। तिलक ये ऐसा है, मैंने कहा ना वो मजबूर लोग हैं। हाँ। अगर जिन लोगों ने उनको बसाया है अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके कहने से वोट नहीं डालेंगे, तो हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है उनमें कि भाई हम न जाने हमको कब हटा देंगे, कहाँ हटा देंगे। अरे वहां चलती जैसे गाँव में और जो होते थे प्रधान होते थे, तो शहरी इलाकों में वो जो नदी किनारे हैं वो उनके ठुकदार प्रधान सयाने कमीन यही लोग तो हैं जो जिन्होंने उनको बसाया है। मैं ये कह रहा हूँ तिलक, ये मलिन का मतलब क्या है? गंदी बस्ती। मलिन बस्ती का मतलब गंदी बस्तियां। इन लोगों को ये जो टैग लगा है इनकी बस्तियों पर गंदगी इनकी पहचान ही मलिन बनाया हुआ है, उस टैग को हटाया जाना जरूरी है। ये और जहां ये बसते हैं वहां से गंदगी को जब आप खुद ही बोल रहे हैं ऑफिशियली ये गंदगी है, वहां से भी हटाया जाना जरूरी है ताकि नदी नाले साफ हो जाएं। आपको याद नहीं होगा, दिल्ली में ऐसी स्थिति थी, एक रघुवीर नगर बसाया गया वहां पर, रघुवीर नगर। तो वहां जितने ऐसे लोग थे, ऐसे मलिन बस्तियों वाले, स्लम कहते हैं इनको ना हिंदी में, तो वो स्लम वालों के लिए उनके लिए रघुवीर नगर बनाया गया और नॉमिनल चार्जेस पर लगाया गया कि भाई देखो ये इतनी दे पाएंगे, केवल उन्हीं लोगों के लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन हुए कि भाई तो आपके लिए। लेकिन जैसे इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है, क्या समाधान है इसका? मैं जो बता रहा हूँ वहां से नदी नालों को साफ किया जाना जरूरी है। नदी नाले जो घेरे हुए हैं उनको नहीं करेंगे, आपदा आएगी, भयंकर आपदा आएगी। नदी नालों को अगर इस तरह घेरेंगे, केदारनाथ घाटी में क्या हुआ, तो उसका तरीका ये है, जैसे मैंने कहा ना रघुवीर नगर दिल्ली वाली इस बात कही है, ऐसे केवल इन लोगों के लिए इनको आइडेंटिटी, इनको बहुत ही नॉमिनल चाहिए, ये और बहुत दूर भी नहीं, नजदीक इनका व्यवस्था। आप देखिए पूरी किसी शहर की जो वर्क फोर्स है, जैसे घर के काम करने वाली महिलाएं होती हैं, आपके वो बिजली वाला है, पंखे वाला है, छोटे मोटे जो शहर के काम होते हैं, वो यहीं से तो आते हैं। जो मजदूरी के लिए लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं? ये वर्क फोर्स है, वो किसी भी शहर की वर्क फोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका सदुपयोग इस स्थिति के लिए करना है जो टाउन प्लानिंग के हिसाब से इन लोगों को ऐसी जगह बसाया जाए। नहीं, नियत इनमें से किसकी सही लगती है आपको? कांग्रेस कह रही है कि भाई हम तो करना चाह रहे थे, पता नहीं किसने रोक दिया, ये नहीं समझ में आया। ये कहते रहे। मैं तिलक तब से देख रहा हूँ जब देहरादून में जब सिटी कांग्रेस में द्वारकानाथ धवन होते थे, फिर धीरा सिंह जैसे जी भी रहे, बहुत सारे लोग रहे, तब से जमाने स्लम हमने पहली बार रिपोर्टिंग शुरू करते थे कि मलिन बस्ती क्या होता है, तब जाके देखते थे मलिन बस्ती। सुना शीशपाल जी, एक बार क्या हुआ, हमने कहा देखा जाए यहाँ क्या होता है। हाँ। तो उस समय हमको बोला कि लाओ 6,000 रुपए लाओ, आपको एक प्लॉट दे देंगे। तो इस तरह का 6,000 रुपए में मैं क्या ना उन्होंने हमने कहा बोलो क्या है, तो लिखा हमने कि भाई यहाँ दलाली हो रही है जमीनों की, ये क्या कर रहे हैं, सरकारी जमीन को घेर के लोगों को बता भी रहे हैं।
इस तरह से लोग वहां से नेता बने, एक नहीं अनेक नेता, कुछ आकर चले गए, हाँ। अब यही रहे, हम जाने को तैयार नहीं हो सकते हैं। ठीक, शिषपाल जी, सारे लोग शिषपाल जी नेता बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो अपने आंखों के सामने बसते हुए देखा। ये तो बात सही है, किसी से छिपी तोड़ना है। उत्तराखंड में विधानसभा भी जो है रिस्पना नदी पे ही तो बनी हुई है। देखिए तिलक जी, निश्चित तौर पर मलिन बस्तियों में प्रदेश के ही लोग हैं, मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, और जिन्होंने जैसे कह रहे बसाया आप लोगों ने समाधान चाहते तो फिर ये नहीं होता। निश्चित तौर पर गरीब को छत देना कोई जुर्म है? आप ये बताइए। सर ये आधी थ्योरी, आप अगर छत देने की बात कर रहे हो तो सर सुरक्षित जगह पे छत दे दो ना, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, जैसा ये कौन सी थ्योरी, ये कह रहे हैं कि भाई हमने छत दी है। चावला साहब छत नहीं दी है, पैसे लेकर सरकारी जमीन दी है, पैसे लेकर इनके नेताओं ने सरकारी जमीन की बंदरबांट की है। नियमितीकरण का छत तो उन्होंने अपने आप बनाई। सरकार उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? आप बताइए। बिल्कुल जी, आपके नेताओं ने पैसे लेकर जमीन की बंदरबांट की है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हरीश राव जी के कानून को निरस्त क्यों किया? गरीब यही तो कह रहे हैं कि 2016 में जो कानून बना था उसको आगे बढ़ाइए और समस्या का समाधान। अरे 2016 से तो पहले 5 साल मिले थे, कहाँ थे आप? अगर नियमितीकरण होता तो नियमितीकरण कर देते। आप तो लोगों को लाए जा रहे थे, यहाँ की जमीनें बेच रहे थे। कानून बना दिया था आपके सामने, अभी आपके सामने राहुल जी कह रहे थे कि 6,000 में प्लॉट मिल रहा था, तो 6,000 कितने जेब में जा रहे थे वो, और कितने 6,000 रुपए लिए होंगे उस टाइम पर, और 6,000 रुपए की कीमत क्या थी? तो आप इससे मुंह नहीं फेर सकते। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की है, और उन लोगों को लाके यहाँ पर सरकारी जमीन की बंदरबांट किया और उनसे पैसे लिए। कोई फ्री भी नहीं किया, कोई स्कीम के तहत नहीं किया। बताइए कौन सी सरकारी स्कीम के तहत आपने किया जमीन? कौन सी सरकारी स्कीम के तहत? नवीन जी आपका रहेगा, फिर मैं रावत जी का फाइनल कमेंट लूंगा। एक मिनट नवीन जी, बाकी सब छोड़िए, इन्होंने जमीनें बेच दी, पैसा ले लिया तो इनको सबको अंदर जेल में डालो, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन एक बात बताओ, रास्ता क्या है और कब तक करोगे डेडलाइन? बिल्कुल चावला साहब, रास्ता तो नियमितीकरण है। हाँ, कब करोगे? बस्तियां जहां पर हैं वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना के उसको कैसे ठीक किया जाएगा, और नदी के दोनों किनारों पर खाली जगह बनाई जाए। तो प्रभु राम की कृपा से हो गए, वो लैंड जिहाद और ये जिहाद सब कुछ चल गया। अब ये बताओ करोगे कब? आप कब? बहुत जल्दी करेंगे। नहीं, जल्दी नोटिस चिपका हो रहे हैं सर। देखिए मैं बुलडोजर चला, एक महिला की मौत होगी हार्ट अटैक से, कौन जिम्मेदार था उसका? देखिए आप चावला साहब, वही तो चीज होती है। आप पहले नदी पे मकान बना लो, नदी के बीचों बीच मकान बना लो। नवीन जी, ऐसा नहीं है कि आप लोग दूध के धुले हो। नहीं, आप देखिए अगर मकान बह जाए तो उससे ये जो विधायक चिट्ठियां लिख रहे हैं ना सर, वो विधायक जो चिट्ठी लिख रहे हैं उनसे आप पूछिए इसका मतलब क्या है। एक वोट की कीमत होती है सर, कीमत मतलब समझ रहे हैं, वो वाली कीमत नहीं कह रहा है ना। कीमत फाइनल कमेंट होती है रावत सर, ये कह रहे हैं हम कर देंगे, कब करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन कर देंगे। फाइनल कमेंट रावत जी आपका। एक लोगों को लेके ढूंढ के, इसलिए तो ये उत्तराखंड में बसाया था। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा, अगर नदी के बीच में है सर, ये मत बोलिए इसमें हमारे सबका योगदान है। पूरा घर बह गया, कौन रास्ता क्या है? फाइनल कमेंट जय सर का ऑडियो रहेगा। ये इन लोगों को वहां से हटाए जाने की जरूरत है। इनकी सुरक्षा के लिए भी, शहर की सुरक्षा के लिए भी कभी भी आपदा आ सकती है। हाँ। लेकिन दूसरी जगह, अच्छी जगह पर इनको बसाया जाए ताकि इनका जो मलिन का टैग है वो हट जाए। मलिन बस्ती न, ये मलिन बस्ती वाले रहने वाले बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं हो। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर अच्छी व्यवस्था होगी नवीन जी, जो वहां पे रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर अच्छी व्यवस्था होगी किसको बुरा लगेगा अच्छी जगह पे निवास करने में? तो ये व्यवस्था करिए, वो कह रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल जी, जय सर आपका भी, और नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।